नॉर्थफील्ड वापस लौटकर ड्वेड ने पुनः वहां के विद्यालय में प्रवेश किया। वो अपनी उम्र से बड़ा दिखता था। वो अपने विद्यालय का एक छोटा नेता ही बन गया, इसलिए उसकी हथेलियों का सामना अक्सर शिक्षकों की बेइज्जती से हुआ करता था। इस बीच अध्यापकों के संघ ने निर्णय लिया कि विद्यालय बच्चों को शारीरिक दंड न दिया जाए, बल्कि प्रेम पूर्वक अनुशासन सुनिश्चित किया जाए। नए निर्णय के पश्चात अध्यापिका के लिए ड्वेड एक सिरदर्द बन गया। उन्होंने उसे कक्षा में सबसे पीछे खड़ा कर दिया। ड्वेड ने सोचा कि बेत वापस आ रहा है, किंतु अध्यापिका ने उसके पास आकर कहा, यदि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मारूंगी तो तुम गलत हो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बात मानना। यदि तुम नहीं मानोगे तब भी मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। इसके बजाय मैं नौकरी छोड़ दूंगी। यह मार से भी बड़ा दंड था। फिर कुछ समय के लिए ड्वेड अच्छा बच्चा बन गया, किंतु अब वह तंग आ गया था। उस वर्ष के वार्षिक समारोह में ड्वेड ने एक विशेष कार्यक्रम किया। ड्वेड ने शेक्सपियर के उपन्यास जूलियस सीजर ने सीजर के शव संस्कार में मार्क एंटनी द्वारा दिए गए भाषण का मंचन किया। एक बड़ा सा ताबूत धकेलते हुए वो मंच पर पहुंचा और भाषण शुरू हुआ। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, आई केम हियर टू बरी सीजर, नॉट टू प्रेज हिम। भाषण खत्म होने के पश्चात अंतिम बार सीजर का चेहरा देखने के लिए मार्क एंटनी ने ताबूत का ढक्कन हटाया। अरे बिल्ली! मार्क एंटनी डर कर पीछे हट गए। एक काली बिल्ली ताबूत से निकलकर लोगों की भीड़ में कूद गई और वहां से बाहर की ओर भाग गई। यह ड्वेड मूडी के बहुत से प्रायोगिक मजाक में से एक भर था, किंतु ताबूत में से कूदने वाली बिल्ली के समान स्वतंत्र होने की इच्छा उसके मन में हिलोरे लेने लगी। 6वीं की पढ़ाई के पश्चात उसने विद्यालय को अलविदा कह दिया। अध्याय 2। अंकल, मैं अक्सर सपना देखा करता हूँ कि मैं शहर जा रहा हूँ और खूब सारा धन कमा रहा हूँ। ड्वेड मूडी ने अपने मामा शामिल सुक्रांत से कहा। खाने की मेज के चारों ओर बैठे उसके भाइयों ने उसकी ओर देखा। यह बात उन्होंने कई बार सुना था। बोस्टन शहर में जूते चप्पलों की दुकान लगाने वाले अंकल सैम ने उसकी बातों को अधिक महत्व नहीं दिया, किंतु उसे अनदेखा न करते हुए कहा, अच्छी बात है, स्वप्न तो अच्छा है। यह एक स्वतंत्र देश है, कोई भी मेहनत कर सकता है और धन कमा सकता है। अंकल, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं बोस्टन आ जाऊं। ड्वेड इस बार बेट्सी हस्तक्षेप के बिना न रह सकी। कोई बात नहीं बेट्सी, उसने तो अपने मन की बात प्रकट की है, वह तो कभी भी बोस्टन आ सकता है। अंकल सैम ने बहन को सांत्वना दिया। फिर कभी? नहीं अंकल, मैं तो अभी आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। हिमपात के दिन आने वाले हैं ना, दुकान में अच्छी भीड़ होगी। यदि मैं साथ चलूं तो दुकान में आपकी बड़ी सहायता हो जाएगी। ड्वेड, तुमने जो कहा वह सब ठीक है, परंतु अंकल, मैं वहां अधिक दिन तक नहीं रुक सकता हूँ और कोई काम मिलने तक, बस उसके बाद मैं। अंकल, ड्वेड का बड़ा भाई जॉर्ज ने बीच में टोका, यदि आप उसे काम देंगे तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो आपको बाहर कर देगा और किसी दिन दुकान उसके हाथ में होगा। ड्वेड के अलावा सब हंसने लगे। वह बगले झांकने लगा। अंकल, मैं कल ही आपके साथ चल रहा हूँ। मुझे आपके कम से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी से भी कम वेतन देना। ड्वेड, तुम क्यों शहर आना चाहते हो? इतने दिनों तक जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उसकी देखभाल नहीं करोगे? ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम्हें बेट्सी की कोई परवाह नहीं है। अंकल सैम सामने रखे ग्लास में से पानी पीने लगे। अंकल, मैं माँ को धन भेजूंगा, ड्वेड ने आवाज नीचे करके कहा। यही बात नहीं है बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए मेरे दुकान में कोई काम है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ कहानियां सुनी है। पिछले दिनों तुमने क्या किया था? तुमने झूठी खबर फैलाई कि आराधनालय में प्रचारक महोदय संदेश देने वाले है ना? अंकल, वो तो, और जब लोग संदेश सुनने आए तब वहां ना तो संदेश था ना प्रचारक थे। अंकल, इंसान है तो कुछ मजाक वगैरह होना चाहिए ना। मजाक? तुम्हारा मजाक बोस्टन शहर में भी पहुंचना चाहिए ताकि होस्टन शूज स्टोर का कब्र खुदेगा। बेटा, मेरी दुकान में तुम्हारे लिए जगह खाली नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम बहुत होशियार हो, किंतु तुम अपनी होशियारी इसी गांव में दिखाओ। अगले दिन अंकल सैम ड्वेड के बिना बोस्टन के लिए निकल गए। 17 वर्ष की उम्र में ड्वेड एक परिपक्व युवक के समान दिखने लगा था। 5 फीट 10 इंच की ऊंचाई, तदानुरूप गठीला बदन। उसके बाल काले और भूरे रंग के थे। उसके होठ मोटे थे। अब वह गांव से विरक्त होने लगा था। वह केवल यही सपना देखा करता था कि उसे किसी न किसी प्रकार शहर जाना है और अपना उज्जवल भविष्य बनाना है। जब उसकी भावनाएं कुलाचे मारने लगती तो जॉर्ज उसे समझाता, ड्वेड, तुमने जो कुर्ता अपने लिए सिल रखा है वह तुम्हारे नाप का नहीं है। बोस्टन का सपना बिखर गया। फिर भी ड्वेड निराश नहीं हुआ। नौकरी की तलाश में क्लिंटन शहर जाने के लिए निकल पड़ा, जहाँ उसका बड़ा भाई लूथर काम करता था। उसे एक समाचार पत्र के दफ्तर में समाचार पत्र पर कागज लपेटकर पता लिखने का काम मिला, किंतु अगले सप्ताह कई समाचार पत्र वापस लौट आए। वहां पर भी उसने प्रायोगिक मजाक किया था।
53 वॉल्टन स्ट्रीट के स्थान पर उसने 52.5 वॉल्टन स्ट्रीट लिखा। उसका तर्क था कि 53 और 52.5 बराबर ही तो होते हैं। 6वीं कक्षा तक गणित सीखने का इतना तो लाभ हुआ था। अधिकांश पदों पर वह आधा कम करके लिखता था। आधे घर उसकी कल्पना से परे थे। 52वें नंबर के घर में रहने वाला किराएदार उसकी नजर में 52.5वां होता था। गांव में उसने कभी किराए का मकान भी नहीं देखा था, इसलिए यह उसकी समझ से परे था। अंततः शहर से 1 सप्ताह की नौकरी के पश्चात वो देहाती गधा की उपाधि पाकर पुनः नॉर्थफील्ड वापस पहुंच गया। 6 महीने बीत जाने पर ड्वेट पुनः शहर जाने का सपना देखने लगा। इस बार उसने बोस्टन ही जाने का निर्णय लिया। बड़े भाई ने जो $5 उसे दिए थे, उसके बल पर वह बोस्टन शहर पहुंचा। ना चाहते हुए भी जाने के लिए उसके पास एक ही स्थान था, होल्टन शू स्टोर। उस समय अंकल एसएस सैमुएल सुक्रांत को परिवार के लोग इसी प्रकार संबोधित किया करते थे। काउंटर के पीछे खड़े होकर उसी समय बिक्री किए हुए जूते को पैक कर रहे थे। उसे लेने के लिए काउंटर के बाहर एक सज्जन महिला इंतजार कर रही थी। काउंटर के एक कोने पर हाथ टिकाकर डीएल मूडी ने पूछा, और बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है? अरे यह कौन? ड्वेट, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? एसएस ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, फिर जूता उस महिला को देकर आदरपूर्वक धन्यवाद दिया। बोस्टन तक तो पहुंच गया, तब मैंने सोचा क्यों ना अंकल से भी मिल लिया जाए, ड्वेट ने गर्व के साथ कहा। वह इतनी जल्दी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि बोस्टन शहर में उसका एकमात्र आश्रय स्थल होस्टल शू स्टोर ही था। दुकान में एक नया ग्राहक आया। एसएस उस ग्राहक की ओर मुड़ गए। ड्वेट बिना किसी के ध्यान में आए काउंटर के बाहर खड़ा रहा। मामा, बहन और भांजे और भांजियों के विषय में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ग्राहक के जाने के पश्चात ड्वेट ने पूछा। आप भले ही ना पूछे, पर मैं बता देता हूँ, वे सब वहाँ ठीक है। अच्छी बात है ड्वेट, कभी कभी मैं तुम लोगों के बारे में सोचा करता हूँ, विशेषकर बिट्सी की परेशानियों के बारे में। इसके बाद भी ग्राहक आते रहे। अंत में जब ग्राहकों का आना बंद हुआ तब उसने कहा, अंकल मुझे एक बात कहनी थी। तभी एक ग्राहक आया। ड्वेट, अभी तो समय नहीं है, क्या तुम इंतजार कर सकते हो? नहीं तो। अंकल एसएस ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। आपको क्या चाहिए? सॉफ्ट लेदर के बने अच्छे किस्म के जूते आए हैं, आप पसंद कीजिए। वह उन महिला ग्राहकों के सामने अपनी जूतियों की प्रशंसा करने में व्यस्त हो गए। ड्वेट मुड़ी दुकान के एक कोने में खड़े होकर इंतजार करने लगा। आगे भी ग्राहक आते रहे। उसने सुनिश्चित किया कि उसकी जेब में $5 का नोट सुरक्षित है। यदि कहीं रहने को स्थान मिले तो बचा बचा कर खर्च करने पर 2-3 हफ्ते रहा जा सकता है। ड्वेट होल्टन शू स्टोर से निकलकर चल पड़ा। उसे स्मरण आया कि उसका एक और मामा बोस्टन में रहते हैं, अंकल लमुएल। उनकी भी जूते चप्पल की दुकान है, किंतु वे अंकल एसएस के समान धनी नहीं है। दुकान से उन्हें केवल रोज का खर्च निकालने लायक आमदनी हो पाती थी। सारे काम वह स्वयं किया करते थे। एक नौकर रखने की बात वो सोच भी नहीं सकते थे। गरीब होने के बावजूद भांजे को नौकरी मिलने तक अपने साथ ठहराने के लिए लमुएल तैयार हुए। अगले दिन ही ड्वेट नौकरी की खोज में निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध देखकर ड्वेट चकित रह गया। हर एक गली में हजारों लोग थे, सैकड़ों संस्थान थे। इनमें से एक के माध्यम से मैं भी अपने भविष्य का निर्माण करूंगा। जो पहला दुकान उसे दिखा उसमें वह चला गया, किंतु सब कुछ उतना आसान नहीं था जैसा उसने सोचा था। उन्होंने उस पर प्रश्नों की बौछार कर दी। पहले कहाँ काम किए हो? क्लिंटन शहर में, एक समाचार पत्र के दफ्तर में। क्या काम था? वह समाचार पत्रों पर कागज लपेटकर पता लिखना पड़ता था। कितने समय तक काम किया? सच कहूं तो 1 सप्ताह। 1 सप्ताह? यह तो कोई लंबा समय नहीं है बच्चे। हमको अच्छा अनुभवी व्यक्ति चाहिए। सभी संस्थानों को अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता थी। ये कैसी बात है? बिना नौकरी किए अनुभव कैसे मिलेगा? ड्वेट ने सोचा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन, 3, 4। कुछ लोगों ने अनुभव के बारे में नहीं पूछा। उन्हें शैक्षणिक योग्यता चाहिए थी। पढ़ाई कहाँ किए हो? मैंने नॉर्थफील्ड के विद्यालय में पढ़ाई किया है। उसके बाद किस विषय में स्नातक हो? सच कहूं तो मैंने। 1 सप्ताह बीतने पर ड्वेट ने जान लिया कि उसके सपने उतने रंगीन नहीं थे जितना उसने सोच रखा था। किसी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में नौकरी मिलने की अधिक संभावना है। ड्वेट ने अंकल लमुएल से कहा, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि न्यूयॉर्क के लिए कितने $? का टिकट लगेगा? अंकल ने उससे पूछा। मैं पैदल चला जाऊंगा, खाने पीने के लिए मेरे पास धन है, ड्वेट ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ड्वेट, बेवकूफी मत करो।
अंकल को क्रोध के साथ हंसी भी आई। न्यूयॉर्क तक पैदल चलोगे? तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। वैसे तुम क्यों न्यूयॉर्क जाना चाहते हो? अंकल एसएस चाहे तो तुम्हें आसानी से एक नौकरी दे सकते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे नौकरी मांगते हो? अंकल जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। उस दिन मैं दुकान में इंतजार करता रहा और दुख से उसकी आवाज कांपने लगी। बेटा, अभिमान को एक तरफ रख दो। तुम एक काम करो, कल ही एसएस के पास चले जाओ। आंखों में आंखें डालकर उनसे कहना कि तुम्हें एक नौकरी चाहिए। वो तुम्हें बुलाकर नौकरी नहीं देने वाले। तुम्हें स्मरण करना चाहिए कि जरूरत तुम्हारी है। ड्वेट निठाल होकर बैठ गया। उसे लगा कि लमवेल की बातें सत्य है। एक सप्ताह बीतने पर उसके भीतर से ऐसी सारी बातें हवा हो चुकी थी कि उस जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को बोस्टन शहर हाथों हाथ ले लेगा। बेकार में न्यूयॉर्क का सपना मत देखो बेटा। या तो तुम अंकल एसएस के पैर पकड़ो या फिर नॉर्थफील्ड की गाड़ी पकड़ो। अंकल लमवेल भीतर की ओर चल पड़े। अगले ही दिन डीएल मूडी फिर से एक बार होल्टन शू स्टोर पहुंचे। अच्छी बात है ड्वेट, अंकल एसएस ने कहा, केवल इसलिए कि तुम मेरे भांजे हो। मैं तय करूंगा कि तुम कहाँ रहना है। तुम्हें गलियों में भटकने की अनुमति नहीं है। यदि नाटक और सर्कस वगैरह नहीं देखोगे तभी भी कोई बात नहीं। तुम प्रत्येक रविवार आराधना में भाग लोगे, संडे स्कूल में भी। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ अंकल। तो फिर भीतर जाने में देर मत करो। अध्याय 3। मूडी, लगता है तुम्हारे लिए ग्राहक आ रहा है। होल्टन शू स्टोर के भीतरी कमरे में डीएल मूडी बिखरे हुए जूते चप्पलों को पुनः डब्बों में रख रहे थे। मित्र ने जिस ग्राहक की बात की थी उसे देखने के लिए वह शोरूम के दरवाजे पर पहुंचे। वहां पर कैश बॉक्स के पास अंकल एसएस आलस्य से बैठे ऊँघ रहे थे। कहाँ है ग्राहक? वापस लौटकर उसने मित्र से पूछा। दुबला पतला व लाल बालों वाला आदमी, वह देखो, वो पुनः आ रहे हैं। कुछ देर तक वह दुकान की ओर ताकते हुए खड़े रहे। ड्वेट ने पुनः शोरूम पहुंचकर बाहर की ओर देखा। हाँ, वह दुकान की ओर देख तो रहे हैं परंतु भीतर नहीं आ रहे। अरे, वह तो एड किम्बल है, कॉर्ड वार्नल चर्च में मेरे संडे स्कूल अध्यापक। एड इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्वेट परेशान भी हुआ और उत्सुक भी। पिछले सप्ताह उसने संडे स्कूल के दौरान कुछ विशेष शरारत नहीं किया था। कॉर्ड वार्नल कलीसिया में ड्वेट एडवर्ड किम्बल का सबसे अधिक आदर करता था। उसे वहां का संडे स्कूल का पहला दिन याद आया। वहां उसके सहपाठी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बुद्धिमान भी थे। ड्वेट के पास उसका अपना एक बाइबल नहीं था। एड किम्बल ने उसे एक बाइबल दिया था। उस दिन का अध्ययन का भाग यूहन्ना के सुसमाचार से था। जब सब लोगों ने क्षण भर में उक्त भाग खोल लिया तब बेचारा ड्वेट उत्पत्ति की पुस्तक के आसपास यूहन्ना का सुसमाचार ढूंढ रहा था। एड ने उसे ऐसा करते हुए देखा। सबों ने देखा। हार्वर्ड के प्रतिभाशाली छात्र ताली बजाकर हंसने लगे। तब एड ने अपनी खुली बाइबल मूडी को दी। वास्तव में कॉर्ड वार्नल कलीसिया में एड किम्बल के संडे स्कूल कक्षाओं के अलावा और किसी बात ने ड्वेट को आकर्षित नहीं किया था। अक्सर प्रचार के मध्य वह गैलरी में बैठा ऊँघता रहता। एक दिन जब भोर के समय प्रचार के दौरान वह सो रहा था तो उसके किसी साथी ने कोहनी से उसे मारा। चौंक कर उठने पर उसने कुछ देर तक संदेश को ध्यान से सुना। उसे नहीं मालूम था कि पास्टर एडवर्ड के संदेश इतने गहराई लिए होते हैं। उस समय वे मसीह के लिए जीने की अनिवार्यता पर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन को हल्के रूप में लेकर सनातन सत्यों से विमुख होना खतरनाक होता है। ड्वेट को लगा कि यह संदेश उसी के लिए है। उसे यहाँ तक संदेह हुआ कि कहीं किसी ने पास्टर को उसके विषय में कुछ बता ना दिया हो। तब से वह संदेशों में थोड़ा बहुत ध्यान देने का प्रयास करने लगा, किंतु वह इन सब के द्वारा उद्धार के अनुभव में आने या मसीही जीवन जीने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह सोचता था कि ये सब मरने का समय निकट आने पर अथवा कोई महारोग होने पर सोचा जाएगा। अच्छा ये बताओ, एड किम्बल अभी किस लिए यहाँ आए? पता नहीं, कुछ भी हो, कम से कम वे दुकान के भीतर तो नहीं आए। वह सीधे स्टोर में लौट गया। क्षण भर में ड्वेट को एहसास हुआ कि स्टोर रूम में वह अकेला नहीं है। दुबला पतला व लाल बालों वाला व्यक्ति सामने खड़ा था। क्या चाहिए श्रीमान, क्या चाहिए? सॉफ्ट लेदर के जूते आए या फिर कुछ और दिखाऊं सर? एडवर्ड किम्बल का बात करना प्रारंभ करने से पहले ही ड्वेट ने उनकी बातचीत की दिशा मोड़ना चाहा। नहीं ड्वेट, अभी मैं सामान खरीदने नहीं आया हूँ। सच कहूँ तो एक सामान बेचने आया हूँ। क्या है श्रीमान? मैंने सुना था कि आप बिक्री विभाग में हैं। आप क्या लेकर आए हैं? ड्वेट, सही कहूँ तो बेचने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए। एड किम्बल ने अपने दुबले हाथों को डीएल मूडी के कंधों पर रखा। ड्वेट, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। वह तुम्हें अपने पुत्र यीशु को देना चाहता है। यीशु ने तुम्हारे बदले में मृत्यु सहा, तुम्हारे आत्मा के छुटकारे के लिए।
यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। उसने तुमसे प्यार किया है, क्या तुम बदले में उससे प्यार करोगे?